Hello everyone, let's start the new chapter which is penalties। देखो इसके मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, ये मैं आपको इसी में से रीड करा देती हूँ, थोड़ा समझा देती हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ लिख सकूँ, या जो इसमें लिखा है मैं एज इट इज़ वही मैं समझा देती हूँ। पेनल्टीज़ क्या होती हैं और किस तरीके की, किस आप कोई ऐसा काम करते हो तो कितनी पेनल्टी आप पे लगती है। लाइक पेनल्टी का मतलब क्या हुआ, ये तो आपको भी पता है। पेनल्टी मतलब कुछ सज़ा, कुछ आपको ऐसा मिल रहा है कि आपने जैसे लेट फीस सबमिट करी तो आपके ऊपर फ़ाइन लग गया, दैट इज़ पेनल्टी, ठीक है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि पेनल्टी कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगती है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनरल प्रिंसिपल, कैसे कौन डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, प्रोसीजर कौन लगाता है, ये आपको अगर रीड करना आप इसमें से पढ़ सकते हो। मैं आपको आइटम्स ऑफ पेनल्टी करा देती हूँ। सबसे पहले है पेनल्टी, आपको इसके सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप सीधा पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। पेनल्टी ऑन टैक्स इन डिफ़ॉल्ट। टैक्स इन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि आपने टैक्स नहीं पे किया, डिफ़ॉल्टर बन गए आप, कि आपको टैक्स पे करना था, आपने टैक्स नहीं पे किया तो वो हो गया टैक्स इन डिफ़ॉल्ट। तो उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है कि जहाँ असेसी फेल टू पे टैक्स, या तो सेल्फ असेसमेंट, आपने अपनी रिटर्न खुद भरी थी, आपको टैक्स पे करना था, नहीं भरा, या आपके पास नोटिस आया और ऑन डिमांड नोटिस आया कि आपको 30 दिनों में, 15 दिनों में टैक्स पे करना है, आपने नहीं किया, तो आपको क्या करना है, आपके लायबल हो, आपको पेनल्टी पे करनी है, जो भी असेसिंग ऑफिसर बोलेगा। तो आपको बस ये याद रखना है मैक्सिमम कितनी पेनल्टी हो सकती है, जितना टैक्स इन एरियर है। लाइक एक एग्जांपल कि आपको 20,000 टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया, ठीक है, तो पेनल्टी लग गई। तो पेनल्टी भी मैक्सिमम सिर्फ कितनी होगी, 20,000 तक। जितना आपने टैक्स नहीं पे किया था उतनी ही मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। ये नहीं है कि 30,000 की तो आप पे पेनल्टी लगा दी, ऐसा नहीं है। दैट इज सेक्शन 221। नेक्स्ट करते हैं पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब अंडर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने इनकम को कम दिखाया। मिस रिपोर्टिंग का मतलब क्या, आपने गलत दिखाया। अंडर रिपोर्टिंग मतलब जैसे आपकी इनकम थी 20 लाख, आपने शो करी 15 लाख, दैट इज़ अंडर रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग में क्या हो गया, आपने गलत एक्सपेंसेस क्लेम कर लिए P&L में, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो दैट इज़ मिस रिपोर्ट। आपने क्या करा, गलत रिपोर्टिंग करी। हु में इम्पोज पेनल्टी, कौन लगाएगा, असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील, प्रिंसिपल कमिश्नर इम्पोज करेगा अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के लिए आप पे पेनल्टी। अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या हुई, इफ़ रिटर्न फर्निश्ड द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन इनकम डिटरमाइंड इन रिटर्न। जितनी आपने इनकम दिखाई है और जब असेसमेंट हुई आपकी इनकम ज़्यादा निकली, ठीक है, अगर आपने रिटर्न भरी है, रिटर्न में जैसे आपने इनकम दिखाई 15 लाख, बट जब असेसमेंट हुई, असेसमेंट में इनकम निकल के आई 20 लाख, तो ये भी अंडर रिपोर्टेड हो गया। अगर आपने रिटर्न नहीं फर्निश करी और वेयर रिटर्न हैज़ बीन फर्निश फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 148, द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, जैसे आपने दिखाया है कि मेरी सिर्फ इनकम 2.5 लाख तक है, बट जब असेस हो रही है, कहीं से असेसिंग ऑफिसर को आप पे डाउट है, आपकी इनकम को देखा गया, असेस किया गया, तो आपकी इनकम ज़्यादा निकली 2.5 लाख से, ठीक है, दैट इज़ अंडर रिपोर्टेड। इफ़ इनकम रीअसेस, द इनकम रीअसेस मतलब अंडर सेक्शन 147 रीअसेसमेंट पढ़ा है ना आपने, इनकम एस्केपिंग में भी हमने यही पढ़ा है कि आपने इनकम चुराई थी, दैट इज़ इनकम एस्केपिंग। तो वही बता रहा है कि आपकी इनकम दोबारा रीअसेस हो रही है और वहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा निकली। या असेसमेंट रिड्यूसेस द लॉस, कि जैसे आपने बोला था कि मेरी इनकम है 10 लाख, जिसमें से मेरा लॉस हो रहा है 4 लाख, तो नेट कितनी आई, 6 लाख, बट जब असेसमेंट हुई तो ये लॉस 4 लाख नहीं, ये सिर्फ 2 लाख निकला, तो 10 - 2 आपकी इनकम कितनी बन गई इधर, 8 लाख। तो ये कह रहा है कि इनकम असेस और रीअसेस हैड द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लॉस और कन्वर्टिंग द लॉस इनटू इनकम। तो अब आपकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, 6 लाख से 8 लाख हो गई। तो अब ये सारे केस बताए कि अंडर रिपोर्टेड कब कब हो सकता है, कि अगर आपने रिटर्न फाइल की है, अगर नहीं फाइल की, या रीअसेसमेंट हुई है, या आपका लॉस कम हो गया। फिर अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम, रिटर्न फर्निश करी तो जितनी अमाउंट आपने दिखाई माइनस जितनी निकली। जैसे मैंने बोला कि आपने दिखाई 15 लाख और निकली कितनी, 20 लाख, तो 5 लाख हो गई आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। और रिटर्न फर्निश नहीं हुई इन केस ऑफ कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी
द अमाउंट ऑफ इनकम असेस, जितनी भी असेस हुई, मतलब आपने रिटर्न ही नहीं भरी थी, अब असेसिंग ऑफिसर बोलता है तेरी तो इनकम 5 लाख है, तो वही आपके अंडर रिपोर्टेड मानी जाएगी। और अदर केसेस में अमाउंट ऑफ इनकम असेस लेस एग्जम्पशन लिमिट, जैसे एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है तो 2.5 लाख 5 में से 2.5 माइनस होकर 2.5 लाख आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, तो जितनी इनकम उन्होंने असेस की है वही आपके अंडर रिपोर्टेड इनकम बन जाएंगी। या इनकम रीअसेस हो रही है तो वही डिफरेंस जितनी आपने छुपाई वो आपके अंडर रिपोर्टेड। तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। जितनी अंडर रिपोर्टेड इनकम है, मानो 5 लाख आपने छुपाई थी, 5 लाख पे जितना टैक्स बनता है उसका 50%, टैक्स का 50% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। समझ गए? ये पूरा था आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम। फिर थोड़ा सा बता देती हूँ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मिस रिपोर्टिंग में मैंने बताया आपने गलत दिखाया कि मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, छुपाया फैक्ट्स को। फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट दिखानी चाहिए थी, आपने नहीं दिखाई। आपने एक्सपेंडिचर गलत क्लेम कर रखे हैं, फॉल्स एंट्रीज की हुई हैं, ठीक है। फेल टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट, को रिसिप्ट दिखानी चाहिए थी, आपने वो नहीं दिखाई, तो ये सब मिस रिपोर्टिंग हो गया। कितनी पेनल्टी लगेगी? यहाँ 200% ऑफ अमाउंट टैक्स, यहाँ था 50%, यहाँ है 200%। मिस रिपोर्टिंग में हो गया कि आपने जानबूझ के गलत दिखाया है, तो 200% ऑफ अमाउंट टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम या मिस रिपोर्टेड इनकम। ठीक है, बस आपको इसमें इतना कर लेना। अब नेक्स्ट आता है फेलियर टू मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना चाहिए था? अपनी बुक्स मेंटेन करनी थी, आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने थे, आपने नहीं करे। इफ़ अ पर्सन फेल टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, जो आपको रिक्वायर्ड था कि आपने मेंटेन करने हैं। इफ़ ही फेल टू रिटेन इट फॉर अ पीरियड, आपको बोला गया था कि ये बुक्स आपको 7 साल तक मेंटेन करके रखनी है, अपने पास रिटेन करनी है, आपने नहीं करी, तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी है? 25,000 रुपये की पेनल्टी है। अब पेनल्टी वेयर सर्च हैज़ बीन इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1/6/2007। वो क्या कह रहा है कि आपके ऊपर सर्च लगी। सर्च मतलब जैसे आपके फैक्ट्री में घुस गए, तलाशी कर रहे हैं, सर्च लगी, सर्चिंग का वो आया आपके पास नोटिस। असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट इन केस वेयर सर्च हैज़ बीन इनिशिएटेड। सर्च कब से स्टार्ट हो रही है? ऑन और आफ्टर 1 जून 2007 बट बिफोर 2012, 1 जून 2012। तो असेसी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर कुछ भी उसके पास फालतू कोई चीज़ निकली। 10% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब आपकी जब सर्च हुई, आपके फैक्ट्री में घुस गए, आपने कुछ इनकम ऐसी छुपा रखी थी, वो निकली, तो उसका 10%, इनकम का 10% है, यहाँ टैक्स का नहीं। इन केसेस में टैक्स का था 50 और 100%, यहाँ इनकम का 10% है। कब? अगर सर्च आफ्टर दिस बट बिफोर दिस है। और फिर वो बोलता है अगर सर्च इसके बाद बट बिफोर 2016 है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको पेनल्टी कैसे पे करनी है? वही 10% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इफ़ असेसी इन कोर्स ऑफ सर्च एडमिट द अनडिस्क्लोज इनकम। यहाँ पे थोड़े से प्रोविज़न इसने अलग कर दिए 2016 के बाद से। क्या बोलता है कि अगर असेसी क्या कर रहा है, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने इनकम छुपाई थी, वो पूरा कॉपरेट कर रहा है असेसिंग ऑफिसर को, तो 10%। 20% कब है? कि अगर वो एडमिट नहीं कर रहा बट कुछ ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डे पे द टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है, रिटर्न फर्निश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो 20%। अगर अब वो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता तो 60%, जो अनडिस्क्लोज इनकम है उसका 60% उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मतलब वो कह रहा है अगर सर्च लगी आपके ऊपर तो 2007 के बाद से, पर 2012 से पहले सीधी 10% पेनल्टी है, बट 2012 के बाद 2016 से पहले 10% तो कब है? जब वो एडमिट कर रहा है, अनडिस्क्लोज इनकम है, वो पूरा कॉपरेट कर रहा है, वो टैक्स टाइम पे पूरा, मतलब विद इंटरेस्ट टैक्स जो अनडिस्क्लोज इनकम हुई उस पर टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर रहा है, रिटर्न फर्निश कर रहा है, अनडिस्क्लोज इनकम को भी डिक्लेयर कर दिया। फिर वो कहता है 20% कब लगेगी? वो उसने एडमिट नहीं किया अब यहाँ, बट ठीक है फिर भी उसने टाइम पे टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट। और फिर 60% कब लगेगी? उसने कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करी। फिर वो बोल रहा है कि पेनल्टी अगर 2016 के बाद आपके सर्च लगी है, 15/12/2016 के बाद, तो असेसी को पेनल्टी पे करनी है इन एडिशन टू टैक्स इफ एनी पेबल बाय हिम 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम इफ़ असेसी फुलफिल द कंडीशन ऑफ 1A, ये वाली अगर फुलफिल करता है तो 30%, नहीं तो 60% लगेगी। यहाँ पे 30 और 60 है, यहाँ 10, 20, 60 था, यहाँ पे 30 और 60 है। ठीक है,
फिर अगले में बोलता है कि पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए यहाँ पे वो बता रहा है, जैसे सेक्शन 68 में, सेक्शन 69 में जो इनकम्स आती हैं उसके लिए उसने पेनल्टी बताई कि 10% ऑफ टैक्स पेएबल, जितना आपका टैक्स पेएबल है उसका 10% आप पे पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये 7th पॉइंट, पेनल्टी टू गेट अकाउंट ऑडिटेड। क्या है? फेलियर टू गेट अकाउंट ऑडिटेड। आपको अकाउंट्स ऑडिट कराने चाहिए थे। आपको पता है आपको सेक्शन 44A(b) में अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं किसी ऑडिटर से। अगर आपने ऑडिट नहीं कराई, वो कह रहा है इफ अ पर्सन फेल टू गेट हिज अकाउंट ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू एन असेसमेंट ईयर और फेल टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट उसने फर्निश नहीं करी तो असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाएगा। कितनी? 1/2%, मतलब 0.5% ऑफ टोटल सेल, उसकी जितनी भी सेल या टर्नओवर है उसका 0.5%। अगर उसका कोई बिजनेस इस तरीके का नहीं है, वो प्रोफेशन में है, तो 0.5% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट, जितनी उसकी रिसिप्ट होगा उसका 0.5%, और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, उतनी पेनल्टी लग जाएगी। कि अब आपको क्या था, अकाउंट ऑडिट कराने चाहिए थे, आपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए, या आपने क्या किया, आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी थी, आपने फर्निश नहीं करी, तो 0.5% ऑफ सेल और 1.5 लाख विच एवर इज लेस आप पे पेनल्टी लग जाएगी। फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अब आपको पता है ना TDS काटना होता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ का, तो आपने सेक्शंस पढ़े भी हैं किस किस सेक्शन में कितना % TDS कटता है। अगर आपको TDS काटना चाहिए था और आपने TDS नहीं काटा, तो जितना TDS काटना चाहिए था उतनी यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। लाइक 10,000 का TDS काट के सबमिट करना था गवर्नमेंट को, 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। आपको पेनल्टी फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, आपको टैक्स कलेक्ट करना था। TCS वाला भी आपने पढ़ा है प्रोविजंस, तो जितना TCS आपको टैक्स कलेक्ट करना था तो उतनी यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट, फेलियर टू टेक और एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट। अब क्या हुआ कि आपने लोन लिया, वो लोन किससे ज़्यादा, 20,000 रुपये से ज़्यादा का आप लोन ले रहे हो। अगर वो लोन आपने चेक और ड्राफ्ट में नहीं लिया, लाइक आपने कैश में लिया, तो पेनल्टी लगेगी। वो क्या कह रहा है, इफ़ अ पर्सन टेक और एक्सेप्ट एनी लोन और डिपॉजिट और अ स्पेसिफाइड सम ऑफ ₹20,000 और मोर विदाउट एनी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब ना उसने अकाउंट पे चेक से किया, ना अकाउंट पे ड्राफ्ट से, ना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से थ्रू अ बैंक अकाउंट, और कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं किया, तो ही शैल बी लायबल बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन। जितना भी उसने अमाउंट लोन लिया है उतनी ही उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है आपको कैश में नहीं करना। कैश में तो आप क्या करोगे, कुछ भी बोल सकते हो कि मैंने तो लोन लिया किसी से। आपको अकाउंट में लेना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक करना है, तो रिकॉर्ड हम मानेंगे, बट कैश में नहीं करोगे। अगर कैश में करते हो और अपनी बुक्स में दिखाते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी जितने का आपने लोन लिया। पेनल्टी फॉर पेमेंट इन कैश 2 लाख और मोर। आप क्या कर रहे हो, अब कैश में पेमेंट कर रहे हो 2 लाख या उससे ज़्यादा की, तो भी अब आप पे पेनल्टी लगेगी। वो कह रहा है नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ इतना इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। पूरे दिन में एक बारी में, पूरे दिन में, मतलब 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट कैश में नहीं ले सकता, या इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन में, या इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन अदरवाइज देन। मतलब अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो आप, 4 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, बट कैश में नहीं करना। मतलब वही बोल रहा है कैश में नहीं करना, ठीक है। बट ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता, कोई भी ऐसी रिसिप्ट गवर्नमेंट से हो रही है, बैंकिंग कंपनी से ले रहे हो आप, बैंक से निकाल के लाए, उन पे नहीं एप्लीकेबल होता। नहीं तो आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी, जितना भी पैसा आपको मिला कैश में उतनी ही आप पे पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड, वही कि आपको जिस मोड में कहा गया था आपने उस मोड में पेमेंट नहीं ली की। इफ़ अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट फेल्स टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी। मतलब आपको जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन को अगर कह देते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड की फैसिलिटी देनी है कि पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो लोग कर सकें जो भी आपसे कोई बाय कर रहा है, अगर आप वो मोड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आप पे पेनल्टी लगेगी अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे। जब तक आप नहीं उनको प्रोवाइड करोगे वो सिस्टम, तब तक 5,000 रुपये डेली आप पे फाइन लगता रहेगा। पेनल्टी टू रीपे लोन सेम है, यहाँ हमने लोन लिया था, यहाँ आप रीपे कर रहे हो, 20,000 से ज़्यादा अगर कैश में कर रहे हो तो जितना रीपे करोगे उतनी पेनल्टी आप पे लग जाएगी। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स। वो क्या कर रहा है कि
आपको स्टेटमेंट फर्निश करनी थी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक की स्टेटमेंट हो गई, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको फर्निश करनी थी, आप नहीं कर पाए तो आप पे पेनल्टी लगेगी। इफ़ अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फेल टू फर्निश सच स्टेटमेंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, जैसे आपको 15 दिन में कहा गया था कि अपनी बुक्स ले आना, आप नहीं लेके गए, ही शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी फॉर 500 रुपये हर दिन का आप पे लगती रहेगी पेनल्टी जब तक आप बुक्स नहीं ले जाते। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू फाइल द अफोर्सेड स्टेटमेंट आफ्टर, उसके पास फिर नोटिस भी आ गया और फिर भी नहीं लेके जा रहा तो 1000 रुपये हो जाएगा। वैसे 500 है, नहीं तो फिर कितना हो जाएगा 1000। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट स्टेटमेंट। अब अगले में क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया, स्टेटमेंट तो दी इनएक्यूरेट, अगर गलत स्टेटमेंट देते हो जो आपके पास ये नोटिस आया उसके विद रिस्पेक्ट भी, या गलत वो करते हो तो 50,000 की पेनल्टी आप पे लग जाएगी। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट बाय एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, कि आप एक इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जैसे कंपनीज होती हैं इन्वेस्टमेंट वाली, उन लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी, इन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है 90 दिनों में ना, ताकि क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है कि आम जनता पैसा लगा के रखती है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप 90 दिनों में हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहो ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे। तो अगर वो लोग नहीं करते तो वहाँ उनको 5 लाख की पेनल्टी होगी। इफ़ एनी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट, जिन्हें अपनी स्टेटमेंट फर्निश करनी थी विद इन 90 डे फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लग जाएगी, 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए मेरे हिसाब से तो इतने पॉइंट सफिशेंट अगर आप पे 20 नंबर का आता है, पर मैं आगे की भी करा देती हूँ। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 285A में अगर आपको कोई करना था कि जैसे फॉरेन एंटिटी है जिसको इनकम यहाँ से इंडिया से बाहर, फॉरेन कोई बाहर कंपनी फॉरेन एंटिटी है जो इनकम रिसीव कर रही है, कहाँ से, जो एसेट इंडिया में है उससे, तो थ्रू एन इंडियन कंसर्न से, इंडियन कंसर्न उसको फिर क्या करना है, जो भी उसको पैसा बाहर भेज रहा है उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है विद इन टाइम टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। अगर वो नहीं करता तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे अगर मानो उन्होंने वो घर बेचा है, जो भी प्रॉपर्टी है बेच के जो भी पैसा बाहर जा रहा है तो उसका 2%, नहीं तो 5 लाख अदर केसेस में पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, बस आप मेरे हिसाब से ना इतने पॉइंट्स इसके कर लो, इसके ज़्यादा और कुछ, या आपको कोई इजी सेक्शंस लगते हैं वो कर लो। जैसे मैंने आपको कितने सेक्शंस, कितने पॉइंट्स कर लिए हमने, 16 पॉइंट्स इसके हमने कर लिए। और 1-2 इजी बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये डोनेशन वाला कर लो 20th कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन, जैसे आपने कहीं डोनेशन की उसकी आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है या सर्टिफिकेट देना है तो आपने नहीं की, असेसिंग ऑफिसर सम नोट लेस देन 10,000 बट एक्सीडिंग 1 लाख शैल बी बाय वे ऑफ पेनल्टी, आपको देनी पड़ेगी 10,000 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये आपके पेनल्टीज़ वाले पॉइंट हो गए। अब आगे के ये ज़्यादा वैसे करने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ना चाहो रीड आउट करना चाहो कर सकते हो, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे फेसलेस पेनल्टी स्कीम है, जैसे वो करवाई थी ना मैंने आपको वो वाली NEC वाली, वैसी है ये भी ना, कि जैसे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है NEC, क्या करेगा, इनिशिएट और रिकमेंड टू इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग टू नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को कहेगा, असाइन सच केस टू पेनल्टी यूनिट, ये फिर क्या करेगी आगे पेनल्टी यूनिट को, जो भी रीजनल फेसलेस सेंटर है वहाँ पे असाइन कर देगी पेनल्टी यूनिट। फिर आगे क्या कर रहा है, सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगा, फिर किसको बताएगा, वो इस नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को बताएगा। असेसिव फाइल्स एंड ई रिस्पॉन्स टू एसएनसी पेनल्टी नोटिस और नेशनल पेनल्टी सेंड सच रिस्पॉन्स टू PU इन RFC। फिर वो क्या कह रहा है, एसएससी क्या करेगा, ई रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, जैसे उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है कि उससे इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी थी, वो ई रिस्पॉन्स देगा। फिर वो आगे पेनल्टी यूनिट को बताएंगे, पेनल्टी यूनिट फिर फर्दर डॉक्यूमेंट या एविडेंस मांगेंगे, वो फिर से उसी को ही कहेगा पेनल्टी सेंटर को, पेनल्टी सेंटर फिर एसएससी को भेजेगा या NEC को भी बताएगा, टेक्निकल यूनिट के पास जाएगा, वेरिफिकेशन यूनिट के पास जाएगा। फिर इन सबसे इन्फॉर्मेशन ये लोग सारे इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, पेनल्टी सेंटर को, पेनल्टी सेंटर पेनल्टी यूनिट के पास भेजेगी, वो फिर एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास करेगी, ड्राफ्ट ऑर्डर किसको भेजा जाएगा, पेनल्टी सेंटर को,
फिर मैंने बताया था ड्राफ्ट ऑर्डर हमेशा फिर रिव्यू यूनिट के पास जाता है, वो देखेगा क्या कोई मॉडिफिकेशन करनी है, अगर करनी है तो फिर वो दोबारा से पेनल्टी सेंटर को बताएंगे कि इसमें मॉडिफिकेशन होगी, वो पेनल्टी यूनिट को बताएगा। अगर वो एसएससी के नुकसानदायक है तो उसको बताया जाएगा, फिर ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है, सेम बस यहाँ पे क्या है, एनईसी ने ना एक आगे सेंटर बना रखा है, नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर, जो आगे पेनल्टी यूनिट को भेजेगा। यहाँ एनईसी नहीं भेज रहा है, एनईसी ने बस पेनल्टी सेंटर को बोल दिया, वो फिर पेनल्टी यूनिट को भेज रहा है। पेनल्टी यूनिट फिर उसके रिस्पॉन्स में पेनल्टी सेंटर को बताएगा, पेनल्टी सेंटर फिर एसएससी से रिस्पॉन्स मांगेगा, एसएससी उसको रिस्पॉन्स देगा, वो आगे किसको सबमिट करेगा, टेक्निकल यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट को, फिर वो सारे उसको पेनल्टी सेंटर को ही बताएंगे, फिर वो पेनल्टी यूनिट को बताएगा। सेम वही चीज़ है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका डन है। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय।